चलो ठीक। अभी हमें करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें क्या करना है हमें, 3 डिफरेंट सब टॉपिक्स है इसके। पहला तो है हमारा नस्ट इक्वेशन, सेकंड है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, और थर्ड है हमारा गिब्स एनर्जी। ठीक है, तो अब देखो क्या है, पहले तो हम देखेंगे कि नस्ट इक्वेशन क्या होता है पहले तो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले हम लोग इसका जो मेन इक्वेशन है इस पे ध्यान देते हैं, नस्ट इक्वेशन। ठीक है, पहले तो इसकी इक्वेशन को देखते हैं अच्छे से कि उसको निकालना किस तरीके से होता है पहले तो। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक इक्वेशन है कुछ इस तरीके से, ए कुछ इस तरीके से बी, इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। ठीक है, मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे बन रहा है कुछ इस तरीके से C प्लस डी इस तरीके से। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ से मान लो कि ये जो रिएक्शन है ना, इसके लिए अगर मुझे QC निकालना है तो कैसे निकालूंगा। QC क्या होगा, अगर मान लो कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन को मैंने क्या माना है, इस तरीके से कैपिटल C। ठीक है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको क्या माना है हमने, D माना है। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन जो माना है मैंने क्या माना है, इस तरीके से A, और उसी तरीके से यहाँ पे मैंने क्या माना है, कॉन्सेंट्रेशन B के लिए क्या माना है, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ B। तो इस केस में QC कैसे निकालूंगा मैं बताओ, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, C इस तरीके से C हो जाएगा। ठीक है, D रेस टू D डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, A रेस टू A, यहाँ पे क्या हो जाएगा, B रेस टू B इस तरीके से। ठीक है, तो नस्ट का जो ओरिजिनल इक्वेशन है दैट इज, देखो कुछ इस तरीके से, अगर इफ E सेल इज electrochemical cell potential, ठीक है, देन जो E सेल जो है दैट इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log ऑफ QC। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि E सेल जो है दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल, और जो E नोट सेल है दिस इज E नोट सेल जो है दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल। ठीक है, सेल पोटेंशियल। ठीक है ना, देखो E सेल मतलब कि नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पे मैंने E नोट सेल लिखा है, इसका मतलब ये है कि दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो n है दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज इन दिस रिएक्शन, और यहाँ पे log QC क्या है, QC ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब इस चीज को अगर फर्दर अगर मैं लिखूं तो किस तरीके से लिख सकता हूँ बताओ, E सेल जो है देखो E नोट सेल यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.0591 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा n, यहाँ पे n जो है यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, जो n है दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन द रिएक्शन। ठीक है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन द रिएक्शन। ठीक है, अब log QC की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेस टू क्या हो जाएगा C। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा D इज टू D। ठीक है, जो भी कोफिशिएंट होगा उसको ऊपर रखना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A, यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस इज A, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा B रेस टू B। ठीक है ना, तो दिस इज द रिक्वायर्ड नस्ट इक्वेशन। ठीक है, देखो यहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक तो तुमसे पूछ सकता है कि व्हाट इज E नोट सेल। E नोट सेल अगर मान लो पूछे तो क्या क्या गिवन क्या क्या दे देगा, E सेल दे देगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कि उस पार्टिकुलर रिएक्शन में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे QC की वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब QC किस तरीके से निकाला जाएगा बताओ, कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें प्रोडक्ट के लिए दिया रहेगा और रिएक्टेंट के लिए भी दिया रहेगा। तो QC निकालने के लिए तुम क्या करोगे, सिंपली इसके जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको डिवाइड कर दोगे इसके। ठीक है, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, QC मिल जाएगा। तो इस तरीके से तुम क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे हम लोग आई मीन कॉन्सेंट्रेशन भी निकाला जा सकता है। मान लो कि 3 के कॉन्सेंट्रेशन दे दे, आप पूछे कि इसका वैल्यू कितना आएगा, तो ठीक है ना। तो थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पे अगर तुम अप्लाई करोगे तो सिंपली यू कैन सिंपली फाइंड E सेल और E नोट। ठीक है ना, तो कई बार एग्जाम में 2 ही चीज पूछा गया है, एक तो E सेल पूछा है और दूसरा E नोट सेल पूछा गया है। ठीक है, अगर E सेल पूछेगा तो E नोट सेल की वैल्यू गिवन रहेगी। E नोट सेल मतलब स्टैंडर्ड, ओके, दिस इज E नोट सेल जो है दिस इज एक्चुअली एट STP। अब STP क्या है बताओ,
स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा एसटीपी कंडीशन। जब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर किया जाता है तो जो ई सेल है ना वो ई नोट सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू गिवन रहेगी, तुमसे सिंपली ई नोट सेल या ई सेल पूछेगा, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा एक आई मीन नस्ट इक्वेशन। अब देखो एक चीज और है, नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। अब मान लो कि हमारे पास नस्ट इक्वेशन है, तो इसके लिए हम यहाँ से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, केसी की वैल्यू, ठीक है। तो अदो सेकंड जो इक्वेशन है उसको डिराइव करके देखते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो एग्जाम में क्या है कि सिंपली बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल यहाँ से आता है, सिंपली दे आस्क ई सेल और ई नोट सेल, ठीक है ना। तो बाकी जितने भी डेटा है, बाकी जितने भी चीजें हैं वो गिवन रहेगा एग्जाम में। चलो तो यहाँ पे अगला जो सेकंड है हमारा दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। तो सेकंड वन इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं बताओ, केसी फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखो हमारा जो इक्वेशन बन के आया है दैट इज कुछ इस तरीके से बन के आया है, देखो आया कुछ इस तरीके से, ई सेल जो है ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई एन और लॉग क्या था बताओ, क्यूसी, ठीक है। व्हाट इज क्यूसी एक्चुअली, दिस इज रिएक्शन कोएफिशिएंट, ओके। अब देखो यहाँ पे कंडीशन जो है, अब क्यूसी जो है केसी के बराबर कब हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि एट इक्विलिब्रियम क्यूसी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, केसी के बराबर हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जो ई सेल की जो वैल्यू होती है इक्विलिब्रियम पे क्या होती है, जीरो होती है। मतलब देखो मैंने जो रिएक्शन लिखा था ना कुछ इस तरीके से लिखा था, ए प्लस बी बी, ठीक है ना, इस तरीके से। अब क्या है कि मान लो कि ये इक्विलिब्रियम पे आ गया है, ठीक है ना, कंसीडर करना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सी सी प्लस डी डी, ठीक है। यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, ठीक है। कंसीडर ये करना है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो दैट मींस जो QC होगा वो KC के बराबर हो जाएगा और जो ई सेल की जो वैल्यू होगी इक्वल टू 0 हो जाएगी। और अब मान लो कि इन दोनों कंडीशन को, ठीक है, इन दोनों कंडीशंस को अगर मैं यहाँ पे डाल दूं तो फिर क्या होगा बताओ, या ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोट सेल क्या हो जाएगा माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग केसी हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो इस वाले वैल्यू को अगर इधर में लेके आ जाऊं तो फिर क्या होगा बताना, ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ ई नोट सेल, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एन, यहाँ पर हो जाएगा लॉग केसी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो फिर यहाँ से जो इक्वेशन बन के आएगा कुछ इस तरीके से बन के आएगा, ई नोट सेल जो होगा दैट इज, देखो ये माइनस कैंसिल हो गया है कि नहीं, ये कैंसिल हो गया तो फिर बचा क्या 0.0591 बाई क्या हो जाएगा एन, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग केसी, ठीक है। तो यहाँ से मान लो कि मुझे केसी की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालूंगा मैं, निकालने का सिंपल सा तरीका है, ठीक है, रीअरेंजमेंट करना होगा हमें यहाँ पे, ठीक है। रीअरेंजमेंट अगर कर लें तो फिर काम आसान हो जाएगा। तो मान लो कि क्या कर सकता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड है, ठीक है ना, आई मीन रिएक्शंस है। तो ई नोट यहाँ पे क्या हो जाएगा सेल और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 0.0591 इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग केसी। तो देखो यहाँ पे सिंपली मैंने लॉग लिखा हुआ है, मतलब इसका जो बेस होगा दैट विल बी 10, ठीक है। तो अगर लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे अगर मैं अप्लाई कर दूं तो यहाँ से केसी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगी तुम्हारी 10 इधर चला जाएगा, आइए जो भी चीज यहाँ पे पड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा पावर पे चला जाएगा, मतलब n इंटू ई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 0.0591, ठीक है ना। देखो ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि व्हिच इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर केसी इन टर्म्स ऑफ नस्ट इक्वेशन, ठीक है ना। देखो ओरिजिनल नस्ट इक्वेशन ये था, अब कंडीशन को मैंने इक्विलिब्रियम करा, मान लो कि ये जो रिएक्शन है ना इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है,
ठीक है ना। तो उस केस में जो ई सेल की जो वैल्यू होती है दैट इज 0 और क्यूसी जो है केसी के बराबर हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से कंडीशन बन के आ जाएगा। अब यहाँ से मुझे केसी की वैल्यू निकालनी है, तो मान लो सिंपली मैंने यहाँ पे log केसी लिखा है, इसका सेंस ये है कि इसका जो बेस होगा वो क्या होगा 10 होगा। अब देखो log 10 केसी इक्वल टू क्या होगा n इंटू ई नोट सेल डिवाइडेड बाई 0.0591। अब मुझे यहाँ पे से केसी निकालना है, तो देखो एक log की एक प्रॉपर्टी होती है ना, log जो है ए एक्स अगर इक्वल टू वाई है, ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा एंटी log ले लूंगा दोनों साइड, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा a और y हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ चला जाएगा, ये जो पड़ा है ना ये पावर पे चला जाएगा। तो सेम प्रॉपर्टी को मैंने क्या किया यहाँ पे यूज किया है, तो कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा वैल्यू, ठीक है ना। तो दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजें कर सकते हैं हम, ठीक है। अगला है हमारा गिब्स एनर्जी। तो कई बार डायरेक्ट पूछा गया है गिब्स एनर्जी से क्वेश्चन, तो हमें तो पहले तो उसका इक्वेशन याद होना चाहिए, ठीक है। तो गिब्स एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल जी, ओके। थर्ड वन इज गिब्स एनर्जी। तो यहाँ पे करना क्या है हमें, गिब्स एनर्जी, ओके। देखो गिब्स एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय जी से, ठीक है ना। चेंज इन गिब्स एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल जी से, ठीक है ना। अगर यहाँ पे डेल जी नोट लिखा है दैट मीन्स दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, ठीक है, गिब्स एनर्जी। अब देखो क्या है कि जो हमारा इक्वेशन बन के आएगा कुछ इस तरीके से, देखो डेल जी जो होता है दैट इज माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन द रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे f क्या है, दिस इज फैराडे कांस्टेंट, दिस इज फैराडे कांस्टेंट, ठीक है। फैराडे कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है दैट इज 96500, ओके, कूलम पर मोल, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है ना, जिसको फैराडे कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ई सेल तो हमें पता ही है कि क्या है, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल। तो सिंपली तुम्हें मान लो कि अगर डेल जी पूछे तो क्या क्या गिवन रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तुम्हें आई मीन रिएक्शन देके पता लगाना होगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, ठीक है। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू एग्जाम में गिवन रहेगी और ई सेल की वैल्यू गिवन रहेगी, ठीक है। तो तुमसे सिंपली यहाँ से क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू फॉर डेल जी। सिमिलरली मान लो कि मुझे स्टैंडर्ड निकालना है, अरे ये तो सिंपली गिब्स एनर्जी हो गया, चेंज इन गिब्स एनर्जी, दिस इज चेंज इन गिब्स एनर्जी, ओके, दिस इज चेंज इन गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी, ठीक है, ठीक है। क्योंकि डेल लगा हुआ है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, चेंज इन गिब्स एनर्जी, ठीक है। अब एक चीज और है, अगर मुझे स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, डेल जी नॉट जो होगा वो क्या हो जाएगा माइनस एन एफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा ई नोट सेल हो जाएगा। अगर तुमने यहाँ पे स्टैंडर्ड लिया है, देखो यहाँ पे नोट का मतलब स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन, कौन सा कंडीशन, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मींस एसटीपी, मतलब कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे एन एफ आई नोट सेल हो जाएगा, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड लिखा है तो फिर ये भी स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ये है कि अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो ई नोट सेल की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ बताओ, डेल जी नोट जो होगा, ठीक है, माइनस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एन एफ हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू ई नोट सेल, ठीक है। सिमिलरली क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ से भी मैं ई सेल की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो डेल जी होगा वो क्या हो जाएगा, डेट विल बी, सॉरी यहाँ पे जो ई सेल की जो वैल्यू होगी, तो ई सेल की जो वैल्यू होगी दैट विल बी माइनस ऑफ डेल जी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एन एफ, ठीक है। तो इस तरीके से तुम ई नोट सेल निकाल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू गिब्स एनर्जी, ठीक है। स्टैंडर्ड अगर मान लो गिब्स एनर्जी दिया है एग्जाम में, ठीक है, सिंपल बोला कि फाइंड ई नोट सेल, तो इस फॉर्मूले से निकल सकता है। उसी तरीके से मान लो कि तुम्हें मान लो कि ई सेल निकालना है, तो तुम्हें क्या गिवन रहेगा, चेंज इन गिब्स एनर्जी गिवन रहेगा। तो सिंपली तुम्हें क्या करना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखना होगा, चेक करना होगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस पार्टिकुलर रिएक्शन में यूज हो रहा है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, एफ से। तो इस तरीके से तुम चीजें कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास दो और टॉपिक्स हैं यहाँ पे। एक है हमारा कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
और जो सेकंड है दैट इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस कम से कम 1 या 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं कि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग जान लें कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है पहले तो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि एनी स्पीसीज, ओके, जिसपे आप अगर करंट पास कराते हो तो अगर वो आयंस में ब्रेक हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे मैं इसके बारे में लिख लेता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट होता है क्या है। पहले तो इलेक्ट्रोलाइट, ओके, तो द स्पीसीज which breaks into ions, ओके। आयंस मतलब क्या, केटायन और एनायन, ठीक है। breaks into ions, that is cation and anion. The species which breaks into ions, that is cation and anion, can be called as, okay, can be called as electrolyte। मतलब कि कोई भी स्पीसीज है अगर वो फ्यूज हो जा रहा है केटायन और एनायन में, ठीक है, तो क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं बताओ। हमारे पास बहुत ही कॉमन एग्जांपल हो सकता है NaCl हो गया, KCl हो गया, है कि नहीं, या कोई भी एसिड ले लो तुम, HCl ले लो, ठीक है ना, NaOH ले लो, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। क्योंकि इसको तुम जैसे ही फ्यूज करोगे तो क्या होगा, जैसे कि इसको फ्यूज करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, Na प्लस केटायन प्लस एनायन मिलेगा। सिमिलरली इसको अगर मैं फ्यूज करूं तो व्हाट आई विल बी गेटिंग, मैं मुझे मिलेगा K प्लस और Cl माइनस। सिमिलरली इसको अगर मैं करूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक तो H प्लस, अगला क्या मिलेगा Cl माइनस। इसको अगर मैं करूं तो मुझे क्या मिलेगा, Na प्लस और OH माइनस, इस तरीके से। तो कोई भी स्पीसीज है ना, अगर उसमें आप करंट पास कराते हो, ठीक है, तुम करंट पास कराते हो, अगर वो केटायन और एनायन में ब्रेक हो गया, फ्यूज हो गया, ठीक है ना, फ्यूज अगर केटायन और एनायन में, यहाँ पे ब्रेक्स भी लिख सकते हो या यहाँ पे क्या लिख सकते हो, फ्यूज भी लिख सकते हो, ठीक है ना, केटायन और एनायन में फ्यूज हो जाए या ब्रेक हो जाए तो उस स्पीसीज को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट। अब देख, जैसे कि मान लो कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है तुम्हारे पास, ठीक है, तो उस केस में उसका कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी किस तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है ना, तो ये हमें देखना है। तो देखो यहाँ पे मैं एक कंसिडर करूंगा, एक तो मैं पहले एक कंडक्टिविटी सेल लूंगा, ठीक है ना, एक सिंपल सा एक एपरेटिस टाइप का मैं लूंगा जो कि इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि एक मेरे पास कुछ इस तरीके से एक वेसल है, ठीक है, इस तरीके से, या इसको हम लोग कंडक्टिविटी सेल भी बोलते हैं, ठीक है। एक कंडक्टिविटी सेल है मान लो, ठीक है ना, दिस इज कंडक्टिविटी सेल, और इस कंडक्टिविटी सेल में ही क्या है पड़ा है, इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है मान लो, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से पड़ा है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, अब देखो इसमें जो है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना, ये जो है, जो डॉटेड चीजें हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है मान लो, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट है, इस तरीके से, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट है। अब मान लो कि इस इलेक्ट्रोलाइट को मैंने क्या किया, मान लो कि सेल में मैंने इलेक्ट्रोलाइट को रखा है, इसको, इस सेल को मैं क्या करूंगा, कनेक्ट कर दूंगा बाय ए बैटरी, ठीक है ना, इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा, कनेक्शन दे दूंगा, ठीक है, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, ठीक है। तो मान लो ये जो कंडक्टिविटी, दिस इज कंडक्टिविटी सेल, ओके, दिस इज कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी क्या है, सेल है, ये कंडक्टिविटी सेल है। तो इसके अंदर जो पड़ा है ना, जो चीज, जो लिक्विड पड़ा है, दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो जैसे करंट पास होगा, तो जैसे कि अगर मैं कंसिडर कर लूं कि ये जो है ना, इसकी जो एरिया है ना, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मान लू क्या मैं, ए मान लू, ठीक है। इसकी जो लेंथ है ना, इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ अगर मैं मान लूं L, ठीक है, तो जैसे करंट पास होगा तो अकॉर्डिंग टू ओम, ठीक है, और ओम के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, तो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस लगेगा, जैसे करंट पास होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस लगेगा, तो R जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, L के, ठीक है। इसको मैं पहला इक्वेशन मान लेता हूं। उसी तरीके से जो R लगेगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों में कॉमन क्या है, R कॉमन है, तो मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना, R जो होगा वो L/A के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊं तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, यहाँ से मुझे मिलेगा R जो होगा दैट विल बी रेसिस्टिविटी L/A, ठीक है। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे RA बाई क्या बन जाएगा, L इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा,
ठीक है। देखो ये जो है ना, दिस इज एक्चुअली रेसिस्टेंस, ओके, ये रेसिस्टेंस हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। जो भी इस कंडक्टिविटी सेल में या जो इलेक्ट्रोलाइट में जो रेसिस्टेंस लग रहा है वो इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज तो पता ही होगा, जैसे कि दिस रो, यहाँ पे जो रो है ना, दिस इज एक्चुअली दिस इज रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, और इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बन के आ जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये क्या बन गया तुम्हारा, रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रहा होगा। तो इसको इक्वेशन 1 सेकंड, फर्स्ट सेकंड, तो इसको मैं मान रहा हूं दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, ओके, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, लेकिन मुझे तो निकालना है कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, और यहाँ पे निकला क्या है, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। तो आज बात करते हैं कि कंडक्टेंस किस तरीके से निकालेंगे। देखो जो कंडक्टेंस होगा, कंडक्टेंस, ओके, कंडक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर जी, ठीक है ना। तो कंडक्टेंस जो होगा दैट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो देखो रेसिस्टेंस तो ये है तुम्हारा, तो इसका रेसिप्रोकल जब करोगे तुम तो क्या बनेगा बताओ। देखो इसको याद करने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ, रेसिस्टेंस के लास्ट में क्या लगा हुआ, ए एन सी, रेसिस्टेंस। उसी तरीके से देखो कंडक्टेंस में भी क्या लगा हुआ, ए एन सी, ठीक है ना। तो दोनों को अगर सिंक्रोनाइज करोगे तो दोनों में क्या है, रिलेशनशिप है। तो अगर मैं रेसिस्टेंस को क्या कर दूं, उल्टा कर दूं, ठीक है, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कंडक्टेंस मिल जाएगा। तो 1/r जो कि क्या हो जाएगा बताओ, 1/r को क्या लिख सकता हूं मैं बताओ, 1/r की वैल्यू कितनी दी हुई है, दैट इज रो एल बाई क्या हो, ए हो जाएगा। अब ए क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, दैट मीन्स क्या बन जाएगा, ए बाई क्या हो जाएगा, रो एल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। या इसको मैं लिख सकता हूं जो कंडक्टेंस जी होगा दैट विल बी ए बाई रो एल, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या मान लो, 5 मान लो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम कंडक्टेंस निकाल सकते हो इस कंडक्टिविटी सेल का, ठीक है। तो अब मान लो कि इस कंडक्टिविटी सेल में क्या था, इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ था। अगर इसकी एरिया मुझे पता चल जाए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, इसका लेंथ मुझे पता चल जाए, और रेसिस्टिविटी अगर गिवन रहे, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, जी निकाल सकता हूँ। आ रही समझ में ना, इस तरीके से काम किया जा सकता है, ठीक है। अब ये तो कंडक्टेंस हो गया। अब हमें क्या निकालना है, कंडक्टिविटी निकालना है। तो देखो कंडक्टिविटी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं रेसिप्रोकल लूंगा किसका, रेसिस्टिविटी का, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो देखो क्या है, कंडक्टिविटी जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसे, कापा से, ठीक है। इसे ग्रीक वर्ड के की तरह दिखता है, लेकिन ये जो वर्ड है ना, दिस इज कापा एक्चुअली, ठीक है, दिस इज ग्रीक वर्ड, ठीक है ना। अब जो कापा होगा दैट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे देखो कंडक्टिविटी है, VITY, ठीक है। देखो दोनों को सिंक्रोनाइज करा लो, ठीक है। तो दोनों में क्या है, रिलेशनशिप है, ठीक है, कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो कंडक्टिविटी होगा दैट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 1 बाय रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी की वैल्यू कितनी है, 1 बाय आर ए बाई क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एल बाई क्या हो जाएगा, आर ए हो जाएगा, ठीक है, जो कि के की वैल्यू हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, के की जो वैल्यू होगी, जो कापा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी आर एल क्या हो जाएगा, आर ए, ठीक है। तो इसको इक्वेशन क्या मान लो, इसको मान सकते हो तुम 6, ठीक है। तो तुम्हें अगर कंडक्टिविटी निकालना है, तुम्हारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो एल होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे रेसिस्टेंस होना चाहिए, उसके अलावा तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे है, सेल कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो सेल कांस्टेंट क्या होता है, अगला जो यहाँ से जो चीज है उसको देखते हैं क्या है। देखो हमारे पास जो था, एक तो था हमारा रेसिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ। तो रेसिस्टेंस क्या था बताओ हमारा, रो जो था R इक्वल टू क्या था, रो L बाई ए, यही था ना हमारा रेजिस्टेंस। और यहाँ से मैंने क्या निकाला था, रो की वैल्यू निकाली, तो R A बाई L इक्वल टू क्या था, रो, ठीक है। अब यहाँ से मुझे जो थर्ड है वो क्या था हमारा, G,
तो जी इसका उल्टा, रेजिस्टेंस का उल्टा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 1/r, जो कि है a बाई क्या हो जाएगा, रो एल। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हमें करना है। और उसी तरीके से फोर्थ जो है कापा, इसका रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/रो, तो क्या हो जाएगा l बाई क्या हो जाएगा आर ए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक चीज और हमें डिफाइन करना है, दैट इज सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, ठीक है ना। सेल कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार से। ठीक है, जी स्टार। और जो जी स्टार की जो वैल्यू होती है ना, जी स्टार इज एक्चुअली एल बाई ए, या मैं बोल सकता हूँ कि इसे रेशियो बिटवीन लेंथ एंड एरिया। ठीक है, तो देखो जी स्टार की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डाल दूं, यहाँ पे, ठीक है, देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना मैं, इसको अगर मान लो कि जो ए बाई जो एल होगा दैट विल बी 1/g स्टार, लिख सकता हूँ ना मैं। ठीक है, अगर मान लो इस वाले वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ, क्योंकि देखो इस केस में क्या है हमारे पास, जो कंडक्टिविटी है यहाँ पे, जो कंडक्टेंस है, देखो कंडक्टेंस में क्या लिख सकता हूँ मैं बताओ, लिख सकता हूँ यहाँ पे ए, देखो यहाँ पे ए बाई एल क्या है 1/g स्टार, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए बाई एल इंटू 1/रो। ठीक है, तो फिर ए बाई एल को क्या लिख सकता हूँ मैं बताओ, ए बाई एल को क्या लिख सकता हूँ 1/g स्टार, क्या हो जाएगा इंटू 1/रो हो जाएगा, या मैं लिख सकता हूँ कि जो 1/g स्टार इंटू क्या हो जाएगा रो हो जाएगा, दैट विल बी व्हाट जी की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से, मतलब जहां पे भी एल बाई ए है या ए बाई एल है, वहां पे तुम क्या लिख सकते हो, जी स्टार लिख सकते हो। जी स्टार का मतलब क्या हुआ एल बाई ए, या 1/g स्टार मतलब क्या हुआ ए बाई एल। ठीक है, इसका मैंने उल्टा ले लिया है। ठीक है, सिमिलरली तुम इसके लिए भी कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं वैल्यू डालूं, देखो कि हमारे पास क्या है एल बाई आर ए है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताना, इसको मैं लिख सकता हूँ एल बाई ए इंटू 1/r। तो यहाँ पे मैं एल बाई ए को क्या लिख सकता हूँ बताओ, एल बाई ए को क्या लिख सकता हूँ जी स्टार, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जो जी स्टार इंटू क्या हो जाएगा 1/r हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू जी स्टार या सेल कांस्टेंट। ठीक है, सिमिलरली तुम यहाँ पे भी वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है ना, देखो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, आर जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रो इंटू क्या लिख सकता हूँ एल बाई ए लिख सकता हूँ ना ये। अब देखो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ कि रो आई इंटू क्या होगा एल बाई ए क्या होता है बताओ, यहाँ पे जी स्टार हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस अगर तुम्हें निकालना है तो तुम्हारे पास कंडक्टिविटी आई इंटू जी स्टार अगर है तो तुम क्या निकाल सकते हो, आर निकाल सकते हो। सिमिलरली तुम यहाँ पे भी कर सकते हो। देखो इस केस में तुम क्या कर सकते हो, तुम कर सकते हो, देखो आर को लिख लो, क्या लिख लो ए बाई एल। ठीक है, इक्वल टू क्या है तुम्हारा, ये है ना रेसिस्टिविटी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो ए बाई एल क्या है यहाँ पे 1/g स्टार, तो क्या कर सकते हो तुम आर बाई जी स्टार हो जाएगा विच इज इक्वल टू व्हाट रेसिस्टिविटी। इसके पॉसिबल वेरिएशंस पॉसिबल है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, रेसिस्टिविटी भी निकाला जा सकता है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग जी स्टार भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो हमेशा याद रखना कि जो जी स्टार है दैट इज सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट होता क्या है एल बाई ए। ठीक है ना, अब मैंने क्या किया कि 1/g स्टार मतलब इसका मैंने रेसिप्रोकल ले लिया उल्टा, तो अगर इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो फिर इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो a बाई एल जो है 1/g स्टार के बराबर हो जाएगा। इन सारे पॉसिबल वेरिएशंस को, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू जी स्टार को मैंने क्या कर दिया, सारे में पुट अप कर दिया, तो देखो अलग अलग वेरिएशंस क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो कई बार एग्जाम में सिंपली तुमसे इक्वेशन पूछ लेगा कि व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू सेल कांस्टेंट, के या कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी हो, क्या कौन सी इक्वेशन करेक्ट है कंडक्टिविटी के लिए, रेसिस्टिविटी के लिए कौन सी इक्वेशन करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू जी स्टार। उसी तरीके से मान लो कि तुमसे रेसिस्टेंस भी पूछ सकता है। ठीक है ना, तो ये है हमारा कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक है हमारा दैट इज फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसको देखते हैं पहले तो देखो फेराडे के दो लॉ है, एक को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकंड लॉ को हम लोग बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो दो ही डिफरेंट लॉ है इलेक्ट्रोलाइसिस के। ठीक है, तो मतलब उसको समझते हैं अच्छे से। आगे तो हम लोग समझ लें कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है पहले तो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे कि पता होगा सबको कि इसमें करते क्या है कि एक वेसल होता है, कुछ इस तरीके से एक वेसल होता है। देखो वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस, ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है,
तो इसमें होता क्या है समझो पहले तो, कि मान लो कि इसमें एक वेसल होता है इस तरीके से, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं इस तरीके से, 2 रोड इस तरीके से लगा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब क्या होगा कि इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, ये जो डॉटेड में बना रहा हूं ना, दिस आर इलेक्ट्रोलाइट, ओके। तो देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, पहला जो होगा दिस इज, मान लो कि इसको मान लो कैथोड, ठीक है ना, तो कैथोड के पास नेगेटिव चार्ज होगा, ये है तुम्हारा एनोड, जो कि क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। अब दोनों को कनेक्ट कर दो भाई बैटरी कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे ही मान लो कि तुम करंट पास कराओगे, जैसे ही पोटेंशियल प्रोवाइड कराओगे, तो अब होगा क्या कि अब देखो इस इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, मान लो कि यहाँ पे मैंने सिंपली अगर मैंने NaCl लिया होता, मान लो कि मैंने NaCl यहाँ पे लिया है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, टेक एन एग्जांपल, तो जैसे इसको करंट मिलता तो किसमें ये कन्वर्ट होता बताओ, ये तो कन्वर्ट होता हमारा Na+Cl-, ठीक है ना, ये सुनो। अब Na+ जो है ये क्या है तुम्हारे पास, कैटायन है, तो कैटायन अगर है तो फिर क्या होगा, ये कैथोड पे लाइब्रेट होगा, आगे बात समझ में। उसी तरीके से जो Cl है ये कहाँ लाइब्रेट होगा, इस एनोड पे लाइब्रेट होगा, इस तरीके से, आगे बात समझ में। मतलब कि कोई भी तुम्हारे पास अगर इलेक्ट्रोलाइट है और उसको तुम्हें क्या करना है कि अलग अलग करना है, समझ में आ रहा है ना, तो दैट कैन बी डन बाय दिस इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, ठीक है ना। तो दिस मेथड इज डन फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट सॉल्ट और कंपाउंड, सॉल्ट और कंपाउंड, ठीक है ना, डिफरेंट सॉल्ट या कंपाउंड को अलग अलग करने में काम आता है, ठीक है। अब देखो क्या है कि जो फेराडे का जो पहला लॉ था, ठीक है ना, दिस इज फेराडे लॉ, ठीक है ना, फेराडे लॉ, तो उनका जो पहला लॉ था उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो अमाउंट यहाँ पे लाइब्रेट होगा, ठीक है ना, यहाँ पे जो अमाउंट लाइब्रेट हो रहा है ना, उसको क्या मान रहा हूं मैं, W मान रहा हूं। तो उनका कहने का मतलब ये था कि जो अमाउंट इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी ऑफ चार्ज के, ठीक है, मतलब द अमाउंट ऑफ, ठीक है, अमाउंट ऑफ कंपाउंड डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। अब क्वांटिटी ऑफ चार्ज मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या होता है, Q होता है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो है किसके बराबर होगा, दैट इज Q। Q क्या होता है हमें पता है, दैट इज इक्वल टू I इंटू टी, ठीक है ना, करंट इंटू टाइम। अब देखो यहाँ से अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊं तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इंटू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे Z है दिस इज दिस इज कांस्टेंट, ओके, दिस इज कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इक्विवेलेंट। Z यहाँ पे जो है दैट इज कांस्टेंट व्हिच इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इक्विवेलेंट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, जो कि बन गया है W इक्वल टू Z इंटू Q, ठीक है। तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि जो W होगा दैट इज Z इंटू Q क्या होगा, I इंटू टी, ठीक है। Z इक्वल टू क्या होगा, I इंटू टी, क्योंकि Q की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि जो Q होगा दैट विल बी I इंटू टी, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब देखो जो Z होता है ना, जो Z होता है दैट इज E बाई एफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है सर यहाँ पे E क्या है, F क्या है, तो मैं बता दूं कि E जो है दिस इज इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट होता है, और F क्या होता है, दिस इज फेराडे कांस्टेंट, ठीक है, फेराडे कांस्टेंट। अब जैसे कि पता होगा कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं हम लोग, बताओ। इक्विवेलेंट वेट जो है दैट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, वैलेंसी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो मोलर मास को मैं m मान रहा हूँ, कैपिटल M, n फैक्टर को मैं क्या मान रहा हूँ, n मान रहा हूँ सिंपली, ठीक है ना, सिंपली यहाँ पे मैं n फैक्टर लिख रहा हूँ, ठीक है, या वैलेंसी।
तो देखो इस तरीके से जो पहला लॉ था दैट वाज W इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था कि जो Z है दैट इज E बाई एफ। तो E बाई एफ किस तरीके से, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट। अब देखो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, ठीक है ना, एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो m बाई एन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे m जो है मोलर मास है, यहाँ पे n स्मॉल n क्या है, दैट इज एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। अब जैसे कि मान लो इन सारे कंडीशंस को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो फिर मेरे पास क्या बन के तैयार हो जाएगा, W जो है, अब E की जगह पे मैं क्या लिखूंगा बताओ, Z की जगह पे क्या लिखूंगा, E बाई एफ। अब E बाई एफ में यहाँ पे लिखूंगा E बाई एफ, आई इंटू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो E है दैट इज इक्विवेलेंट वेट। आई इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, तो मोलर मास को डिवाइड करोगे बाय एन फैक्टर। तो देखो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, E बाई दिस इज मोलर मास, तो ये हो जाएगा तुम्हारा m डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, NF इंटू क्या हो जाएगा, I इंटू टी, ठीक है। इस तरीके से तुम मास जो भी यहाँ पे मास डिपॉजिट हुआ है ना, उस निकाल सकते हो कैसे, मोलर मास को डिवाइड कर दो बाय n इंटू एफ। n यहाँ पे क्या है, वैलेंसी फैक्टर, f यहाँ पे फैराडे कांस्टेंट, I यहाँ पे करंट है, और t क्या है, टाइम, कितने टाइम के लिए करंट पास हुआ है, ठीक है ना। देखो सारे चीज एग्जाम में गिवन रहेगा, W तुम्हें निकालना होगा तो मोलर मास दे देगा, ठीक है, मोलर मास दे देगा, तुम्हें वैलेंसी फैक्टर निकालना होगा, ठीक है। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू एग्जाम में गिवन रहेगी, करंट भी गिवन रहेगा, और कितने टाइम के लिए करंट पास हुआ वो भी गिवन रहेगा, ठीक है ना। इस हिसाब से तुम क्या निकाल सकते हो, W निकाल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। तो आई रिपीट वंस अगेन कि फैराडे फर्स्ट लॉ ये है कि जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कराएंगे तो जो अमाउंट इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा या इस पे डिपॉजिट होगा, मान लो कि यहाँ पे क्या डिपॉजिट होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने NaCl लिया था, तो NaCl के केस में क्या है, ये 2 के किस में बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। तो मान लो कि ये अगर दिस इज कैटायन है तो कहाँ पे डिपॉजिट होगा बताओ, प्लस है तो फिर ये कैथोड पे डिपॉजिट होगा, ये जो माइनस है तो कहाँ पे डिपॉजिट होगा, एनोड पे डिपॉजिट होगा। तो इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। अब यहाँ पे फेराडे का जो फर्स्ट लॉ है ये बोलता है कि जो अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ओके, दैट मीन्स W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो यहाँ पे क्या होगा, W इक्वल टू Z इंटू Q हो जाएगा। तो Z की वैल्यू क्या होगी, E बाई एफ, ठीक है। तो E बाई एफ इंटू आई इंटू टी। तो W यहाँ पे क्या हो जाएगा, E के जगह क्या लिखूंगा मैं, M डिवाइडेड बाई N F इंटू आई इंटू टी, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से फाइनल इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, या जिसको हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था फर्स्ट लॉ। अब देखो सेकंड लॉ का क्या कॉन्सेप्ट है। सेकंड लॉ का कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो कि एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल प्रेजेंट है, ठीक है ना, मान लो कि एक तो इस तरीके से हो गया, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूं, एक और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को मैंने जोड़ दिया, ठीक है। मान लो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रोड है इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से। अब सबको क्या करना है कि मान लो कि सबको कनेक्ट कर दो सीरीज में, ठीक है ना, सीरीज में कनेक्ट कर दो कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दो, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से दोनों को कनेक्ट कर दो सीरीज में, ठीक है ना। और तुम्हें क्या करना होगा, करंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, मान लो कि इस तरीके से, ठीक है ना, दिस इज सोर्स। अब यहाँ पे तुम जैसे कि मान लो इलेक्ट्रोलाइट को दिखाने के लिए तुम क्या करो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से डॉटेड साइन कर लो, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रोड है, एक को क्या मान लो कैथोड, एक को एनोड मान लो, ठीक है। अब जैसे कि मान लो, अब जैसे इलेक्ट्रोलाइज, जैसे मान लो करंट यहाँ से करंट को पास कराएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे भी कुछ अमाउंट डिपॉजिट होगा और यहाँ पे भी कुछ अमाउंट डिपॉजिट होगा ना। तो सेकेंड लॉ ये बोलता है कि मान लो कि अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मेरे पास प्रेजेंट है तो उस केस में जो अमाउंट डिपॉजिट यहाँ पे होगा, जो W, देखो अगर यहाँ पे जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है उसको अगर मैं W1 मान लूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है उसको क्या मान रहा हूँ मैं, W2 मान रहा हूँ। तो जो W1 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E1 की, और यहाँ पे जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वो क्या होगा, W2 जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, E2 के, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर E1 E2 क्या है, ठीक है। तो E1 इज इक्विवेलेंट वेट फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है ना। यहाँ पे जो E2 होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट वेट
वेट फॉर सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आगे बात समझ में। अब दोनों केसेस में अगर मान लो कि ये प्रोपोर्शनल साइन को अगर हटाऊं तो मुझे एक कांस्टेंट मिलेगा, तो जो W होगा, W1 जो होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू E1 हो जाएगा। उसी तरीके से सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, जो W2 होगा दैट विल बी इक्वल टू K इंटू E2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको क्या मान लो, 2 मान लो। अब दोनों में रिलेशन निकालना है तो मतलब तुम क्या करोगे, जो W1 होगा वो क्या होगा, मतलब कि तुम क्या करो, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो फिर क्या हो जाएगा बताओ। ऐसे करोगे तो फिर क्या होगा, W1 बाई क्या हो जाएगा, W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, E1 बाई E2 हो जाएगा। आगे बात समझ में। देखो यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हैं तो 3 वेरिएबल्स गिवन रहेगा, 4th पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे E1 E2 इक्विवेलेंट वेट है। आगे बात समझ में। अब इक्विवेलेंट वेट को अगर मान लो कि तुम उसमें भी कन्वर्ट, जैसे कि मान लो जो E1 होगा वो क्या होगा, मोलर मास M1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर N1। उसी तरीके से E2 क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर। उसके हिसाब से यहाँ पे पुट अप कर दोगे तो एक और इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो कि सेकंड लॉ तभी फॉलो होगा जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है। दोनों को अगर, या मतलब 2 से ज्यादा है, मान लो 3 है मान लो, तो एक केस में क्या हो जाएगा, अगर मैं तीसरा यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे थर्ड ले लूँ, तो फिर इस केस में क्या हो जाएगा, जो W3 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा, E3 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इनके बीच भी रिलेशन निकाल सकते हो। मान लो W1 W2 के, अब मान लो कि अगर इसके और इसके बीच मुझे रिलेशनशिप निकालना, तो मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिलेशन। देखो इनके बीच रिलेशनशिप क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा W1 बाई W3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 बाई क्या हो जाएगा, E3 के बराबर हो जाएगा। आ रही है समझ में, तो कुछ इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। आ गया समझ, ठीक है। मतलब कि सेकंड लॉ तभी यूज हमें करना है जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है ना। So this is all about Faraday law of electrolysis. Thank you.